नेक्स्ट पार्ट में इन पार्ट सी दे से टू पोलराइजिंग फिल्टर्स। पोलराइजेशन का टॉपिक जब हमने किया था तो आप लोग फील करते थे। मैंने अभी ये रियलाइज किया है कि मैंने उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की हुई, तो मैं कर देता हूँ। वैसे आपको समझाने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि पोलराइजेशन में होता ये है कि एक लाइट वेव आ रही होती है, वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पे होती है। तो आप उसको फिल्टर करते हो और आप फिल्टर करने के बाद उसको किसी एक एक्सेस पे ले लेते हो, या तो सिर्फ एक्स पे ले लेते हो या सिर्फ वाई पे ले लेते हो। ये सिंपल सी इसकी वर्किंग होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं शो दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट फिल्टर इज दिस, यानी कि दे वांट अस टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हियर एंड दे से दिस इज ट्रांसमिटेड लाइट। सो द ओरिजिनल लाइट इज इंसिडेंट लाइट, उसकी इंटेंसिटी इज आई नॉट, जो ट्रांसमिटेड होती है दैट इज 5.7, दैट इज आई। हमें ये फिगर आउट करना है, ये जो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला हमने किया था मैलिस लॉ में, दैट वाज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। सो आई नॉट इज 8.5, कॉस ऑफ 35 डिग्रीज इज देयर। तो आप उसको स्क्वायर करोगे और आपका आंसर बड़े आराम से क्या आ जाएगा, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा 5.7। ठीक है, ये है पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सेकंड फिल्टर इज 5.2, कैलकुलेट द एंगल एल। ठीक है, तो कोई मसला नहीं। अब इस सेकंड के लिए, अगर इस सेट के लिए हम जा रहे हैं, सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी आई एंड दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट, क्योंकि पहले इंसिडेंट होता है आई नॉट, फिर फाइनल होता है आई। सो यहाँ पे वी हैव इंसिडेंट आई नॉट, दिस फाइनल वुड बी आई। So they want us to find out this angle. No problem. We are going to again apply the same equation. I is equals to I naught cos square alpha. So I here is given, that is 5.2. I naught is, we just calculated 5.7 cos square alpha. तो आप अल्फा फिगर आउट कर लो यहाँ से स्क्वायर रूट करके, जो भी करना है आपने। तो अल्फा बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा बड़े आराम से। वैसे बड़े आराम से तो नहीं आएगा, अल्फा डायरेक्टली भी नहीं आएगा। ट्रांसमिशन एक्सेस है आपके पास 37 डिग्री, 35 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद फिर वो आगे मजीद क्या है, तो या पहले जरा अल्फा, एक मिनट में कैलकुलेटर लेके आता हूँ। Just give me a second. Yeah, I got my calculator. So 5.2 divided by 5.7 is basically 0.91। ठीक है, so यहाँ पे अगर हम वर्किंग करें, ठीक, तो इसका आंसर तो हम बाद में निकालेंगे। पहले जरा हम ये सॉल्व कर लें। सो 0.91 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अब आप स्क्वायर रूट लोगे इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.91 इज गोइंग टू बी 0.953, 953 आ जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स ले लो फिर इसका। सो शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ आंसर इज 17.45, 17.45 डिग्रीज ये एंगल है। अल्फा का तो नहीं, अल्फा का नहीं है ये। नहीं नहीं, ये थीटा का एंगल है, राइट। तो सीन इज कि हमें करना ये होगा कि हमें बेसिकली ये फिगर आउट करना है कि ये जो हमें एंगल मिला है, ये किस तरह से मिला है। तो अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, खैर काफी कुछ समझना पड़ेगा। लेट्स ट्राई। तो सबसे पहली चीज तो, ये जो हमें एंगल मिला है अल्फा, ये विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी थी वो थी ना 5.7, इसकी इंटेंसिटी 5.7 थी, इसके हिसाब से जो एंगल है हमने जो निकाला है वो अल्फा नहीं है, वो कुछ और होना चाहिए। बट दे वांट अस टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो ये वाला जो एंगल है ना वर्टिकल के साथ, दिस इज व्हाट दे हैव मेड अल्फा। ये फिगर आउट करना। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि आपने बेशक कैलकुलेशन तो सही की होगी, कैलकुलेशन में तो मसला नहीं है 5.7 और 5.2, लेकिन हमने ये वाला जो एंगल फाइंड आउट किया ना इस वक्त, यानी कि 5.7 और 5.2। सो अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक नए कलर से इसको ड्रॉ कर लूँ, so that would make more sense. This should go like this. So this is
नो, दिस मे बी द ओरिजिनल लाइन, दिस वन। ठीक है, और ये वाला हमने एंगल फाइंड आउट किया अभी, दैट्स थीटा, जिसे मैंने अल्फा कहा, बिकॉज दिस इज बिटवीन 5.7 एंड 5.2। तो आप इसे ए कह दो, बी कह दो, अल्फा कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक ही बात है, दोनों से आपको बात समझ में आ जाएगी। दिस इज बेसिकली 35, राइट? तो इसका और इसका जो एंगल है ना, ये वाला हमने कहा है थीटा है, लेकिन अल्फा इज फ्रॉम वर्टिकल। टोटल एंगल की बात करें तो टोटल एंगल के लिए आपको 35 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने जो अल्फा कैलकुलेट किया था 17 डिग्रीज, दिस इट शुड बी करेक्ट, क्योंकि उसने बोला है, यहाँ पे मेरी जो नजर गई है अभी, तो उसने बोला है कि दिस इज सेकंड फिल्टर का एंगल। तो वर्टिकल के साथ अगर हम फाइंड आउट करेंगे, सो दैट वुड बी एडेड 35 टू इट। सो नाउ दिस वुड बी 52 डिग्रीज, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये बताइए बेटा, ये बात समझ में आती है? आई थिंक मोमिना थे उस क्लास में बस, तो मैं फिलहाल तो मोमिना से ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि पोलराइजेशन में। सर एक और दफा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखें, अब कहानी इस तरह की है कि ये वाला जो बेसिकली आई नॉट है, वो तो इस एंगल के साथ है ना, ये बना हुआ है, ये फर्स्ट पोलराइजेशन फिल्टर है। तो हमने कहा दैट इज 35, इसके साथ हमने जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है दैट इज 5.7। अब हमने जो हमें जो लाइट इंसिडेंट मिल रही है वो वर्टिकल पे नहीं मिल रही, वो इस एंगल पे मिल रही है जिस एंगल में हमने ये फिगर आउट किया है। ठीक है, ये थोड़ी सी मजे की बात है। तो फिर अब हमने ये कहा कि इफ दिस इज द लाइट विच वी इंटेंडेड टू फिगर आउट, ये आई 5.7 वाला है, इसके बाद अब जो एमिट हो रहा है वो कुछ और होगा, वो 5.2 वाला होगा। तो इनका जो एंगल है आपस में, दैट्स थीटा, दैट्स नॉट अल्फा। अल्फा तो वर्टिकल से है, तो इफ वी इंटेंड टू फाइंड आउट अल्फा, वी नीड टू ऐड अल्फा मालूम नहीं कि मुझको एंड। मालूम है कि नहीं। ठीक है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ये हमें टोटल करना पड़ेगा। तो अगर हम ये टोटल करेंगे तभी जाके हमें फाइनल आंसर मिलेगा, दैट वुड बी 35 फॉर दिस एंगल और 17 फॉर दिस एंगल, तो दैट इज 52। ठीक है बेटा, वो मैंने ये समझ में आ गई बस आपको? जी सर। नाइस। अब बाकी लोगों के लिए वो पोलराइजेशन, क्योंकि ये भी क्लास रिकॉर्डेड है, पहले वाली भी क्लास रिकॉर्डेड थी, तो वो आप देख लीजिएगा। पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा। इट इज फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनी वेव फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली वी कैन से नंबर ऑफ, प्रोग्रेसिव वेव में क्रस्ट और ट्रफ भी हो सकता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन भी हो सकता है, और सिंपली आप वाइब्रेशन भी कह सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, दैट इज बेसिकली दी डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें कोई चैलेंज ऐसा सच नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब वो आपसे कहता है कि द लाउड स्पीकर इज emitting a sound which is detected by the microphone and displayed on the CRO screen. ठीक है, the time based on CRO is 0.50 milliseconds per second। अब ये बेसिकली ओ लेवल से चल रहा होता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई जान ये सेटिंग हुई हुई है 0.50 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि उन्होंने 1 सेंटीमीटर के लिए कितने बॉक्सेस कंसिडर किए हैं, तो दैट इज बेसिकली 5 बॉक्सेस। ठीक है, डिजिटली इसको रीड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, बट लेट्स डू इट एनीवेज। तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली आपको दिखाया हुआ है क्लियरली, कि अगर आप देखें इसको और से ध्यान से देखें आप, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5। 5 बॉक्सेस को उन्होंने 1 सेंटीमीटर कहा है। ठीक है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ से आप पूरा एक बिग बॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं कि भाई वन कंप्लीट वेव के लिए अगर हम फिगर आउट करना चाहते हैं तो वो क्या होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक हम जाते हैं, दैट वुड बी वन कंप्लीट वेव। ठीक है, तो अब इसमें कितने टोटल डिविजन आ जाएंगे फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, तो ये आप देख लें। इसके लिए थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं इसको, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सबको। इसका कोई वेव से ताल्लुक नहीं है, ये सिंपल हुआ वो CRO है, विच वॉज डन इन ओ लेवल्स। तो उसको भी कर लेते हैं, क्योंकि ये आ रहा है बीच में, तो कोई मसला नहीं है। So this will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10, 20 हो जाएंगे ना। So 20 डिविजन, ईच डिवीजन इज 5 मिली सेकेंड्स।
तो 20 × 5 इज गोइंग टू बी 100 मिली सेकेंड्स, राइट। तो ये टाइम आ गया। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/T, राइट। ऐसे ही होती है फ्रीक्वेंसी। तो अब आप बड़े आराम से आई थिंक कर सकते हैं। क्या ख्याल है आपका? सो 1/100 मिली सेकेंड हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय आंसर 0.01। तो फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू बी 0.01 हर्ट्ज, राइट। ऐसे ही है, लेकिन इसमें मैंने मिली सेकेंड नहीं लिखा। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है मुझे। पहले तो आप ये देख लें, अच्छा सॉरी, सही 0.5 ही है, सही है, मैंने कहा शायद 0.2 है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैंने टाइम कैलकुलेट किया है टोटल एक पूरी वेव का। तो वो मैंने फिगर आउट किया था। तो अगर नहीं, वो सो सॉरी, ये वाले 5 का वो जो है वो है 0.5 सेकेंड, ठीक है, ओके। इसका तो ये हो गया 120 है ना, तो दिस इज 0.5, दिस इज 0.5, ओके ओके, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 0.5। सही है, तो 0.5 मिली सेकेंड्स टाइम्स 4 होना चाहिए, टाइम्स 10 नहीं होना चाहिए, बिकॉज ईच स्मॉल बॉक्स इज नॉट 0.5। ठीक है, सही है, तो 0.5 × 4 करेंगे तो 2 मिली सेकेंड आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/T करेंगे, सो 1/2 एक्सपोनेंट -3 वुड बी 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंट -3 इज 500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 500 हर्ट्ज। बेटा ये समझ में आता है सबको? नहीं, मैंने रियलाइज लेटर किया थोड़ा सा कि सीन बैड है थोड़ा सा। एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल तो बड़ा सिंपल है, एम्पलीट्यूड वाई गेन को कहते हैं, वाई एक्सिस को कहते हैं। उन्होंने इसको 0.2 कहा हुआ है, तो अब आप वर्टिकल पे ऊपर चले जाइए यहाँ तक, दैट इज द एम्पलीट्यूड। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, आप जरा चेक कर लें, आप लोग जूम इन करके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर 14 है, और ये एक जो 5 का सेट है, ये है बेसिकली 0.20, ठीक है ना। तो 0.20 और 0.20, तो ये तो होगा 2, और फिर 10, फिर 4 और ज़्यादा, तो कितने बॉक्सेस करेंगे? तो 5 के सेट को हमने कहा है 0.2, तो नेक्स्ट 5 इज अगेन 0.2, राइट। और फिर हम थोड़ा सा और आगे गए, यानी कि हम गए 14 तक। तो 14 तक, अगर 15 तक चले जाते तो 0.3 हो जाता। तो उससे ये 0.2 और 0.2 है, और ये क्या होगा, 0.08 होगा। तो ये बेसिकली 4.8 टाइप बन जाएगा कुछ, 0.48 टाइप बन जाएगा कुछ, या 0.28 टाइप नहीं बनेगा, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे कि सर आज क्या करना है। सर सिर्फ कैलकुलेशन करना है बेटा डिजिटली, और कुछ भी नहीं करना है। 1 मिनट दें सर आप मुझे। तो ये फिगर आउट करते हैं हम। ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है 0.2, सही है, और ये भी 0.2 है, यहाँ तक तो सही कहते हैं। अब इसका क्या करें, ये यहाँ तक होता तो 0.2 होता, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0.2 होता। तो 0.2 से बिल्कुल सही तो कर रहा हूँ भाईजान मैं। तो ये होना चाहिए है 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, और देन होना चाहिए है, अगर हम स्केलिंग करें तो सेकेंड डिवीजन के बाद थर्ड डिवीजन नहीं है, सेकेंड और थर्ड के बीच में, तो 0.8 डिवीजन, सही तो कर रहा था। तो दैट वुड बी 2.8 टाइम्स 0.2। तो 2.8 टाइम्स 0.2, 2.8 टाइम्स 0.2, 0.56 आ रहा है। टू डिविजन कहाँ से आई है, ये रही 1 डिवीजन, ये रही 2 डिवीजन, और आखिरी वाली 0.8 है, 1 पूरी नहीं है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको 1 और 1 और 0.8 कर लो। और ईच डिवीजन इज 0.2।
तो 0.56 मिली सेकेंड्स था या मिली वोल्ट्स था, क्या था, ये देख लेते हैं दवा। भाई एआई असिस्टेंट कहाँ से आ गया इसमें, ये तो सीआई वाले करेंगे भाई। वोल्ट्स पर सेंटीमीटर, तो मिली वोल्ट्स नहीं, पूरा वोल्ट्स है। तो सिंपल रखें आप, तो 0.56 वोल्ट्स का आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चे, इसमें जो ज्यादा गलती करते हैं वो ये नहीं करते जितना मैं टाइम लगा रहा था इसको कैलकुलेट करने में। बच्चों बेचारों से गलती ये होती है कि वो ये एम्पलीट्यूड उठा लेते हैं, ये पूरा एम्पलीट्यूड उठा लेते हैं। तो बेटा ये नहीं करना है, एम्पलीट्यूड जो है वो क्रेस्ट का एक पीक से होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मैंने किया 2.8 टाइम्स 0.2, विच वॉज 0.56 वोल्ट। जी जी बिल्कुल सही है सर। कहाँ पे मल्टीप्लाई किया बेटा, फोर से हमने? किसको मल्टीप्लाई किया हमने फोर से? पहले वाले को या इसको कह रहे हैं? टाइम पीरियड वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। तो फिर एक काम करते हैं ना, जिनको समझ में नहीं आ रही उनसे, और वो जवाब भी नहीं दे रहे, तो उनको फिर मीटिंग से निकाल देते हैं। क्योंकि वो फिर मार आएगा मंडे को, वो बोलेगा सर मुझे समझ में नहीं आई थी बात। देखो, फिर बाकी भी आके बोलेंगे तो ये दिस इज वन डिवीजन, दिस इज टू डिवीजन, दिस इज थ्री डिवीजन, दिस इज फोर डिवीजन। क्योंकि इस स्केल के साथ हमें जाना है। ठीक है, ईच डिवीजन इज बेसिकली 0.5 मिली सेकेंड्स। हमने फोर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वन कंप्लीट वेव इज दिस मच। ठीक है बेटा। फिर हमने टाइम पीरियड निकाला, फिर हमने फ्रीक्वेंसी निकाली। इसका तो खैर वेव से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो सिंपल सीआरओ मेजरमेंट है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं ये देख नहीं सकता क्लियरली, जिसकी वजह से दिस वाज कंफ्यूजिंग मी एज वेल। लेकिन ये बहुत आसान है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप अगर थोड़ा सा फोकस्ड है, जोन इन है, तो ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है वो आपके ओ लेवल वाली चीज़ें हैं, ये इसका ए लेवल में कोई वो नहीं है। अब आपसे वो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव इन बी इज रिड्यूस्ड। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा वो कहता है, और हमने इस दिन के लिए कुछ रूल पढ़े थे। अगर आपको याद हो, इंटेंसिटी वॉज प्रोपोर्शनल टू क्या था, वो क्या था पढ़ा था हमने, ये था राइट। और इंटेंसिटी वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। ये दोनों इक्वेशन याद आती हैं आपको? अब ये यहाँ यूज करने का टाइम आ गया। वो कहता है इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू क्वार्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। ठीक है, विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, assume that the amplitude of the signal received by the CRO is proportional to the amplitude of the sound wave. Sketch the trace that is now seen on। तो बेसिकली हुआ ये है कि उन्होंने इंटेंसिटी को क्वार्टर कर दिया है पहले वाले के निस्बत, लेकिन फ्रीक्वेंसी उतनी ही रखी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है। अब वो कहते हैं कि आप न्यू वेव स्केच कर दो। अब 3 मार्क्स के लिए बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं इसमें ऐसा क्या रॉकेट साइंस है ये, जबकि कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होगा इसके अंदर, इंतहाई आसान काम होगा। बस होगा ये कि अब आपके पास, उसने कहा है ना कि उन्होंने क्वार्टर कर दिया है, ये लिखा होता ना। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि बार बार स्क्रॉलिंग ना हो। उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, ओहो ज्यादा ऊपर नीचे करेगा। आया 10 मिनट तो जैसे चलेगा अचानक से, इतना तो नहीं होना चाहिए दुनिया। यहाँ थे ना, हाँ। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू क्वार्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। ठीक है, सही है। इंटेंसिटी उन्होंने रिड्यूस कर दी क्वार्टर के हिसाब से, ये उन्होंने बोला। तो अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी थोड़ी देर पहले हम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड खेल रहे, तो उसके लिए हमने 2.8 डिवीजन यहाँ पे लिखी थी। अब मैं एम्पलीट्यूड के लिए कितने डिवीजन उठाऊं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें, बाकी मैं आपको सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूँ कि क्या करें। मैंने आपको इक्वेशन भी दी थी, इंटेंसिटी वॉज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, ये हुई थी बात हमारी। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने इंटेंसिटी जो है वो 1/4 कर दी है, तो एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कितना का हो जाएगा। ये कैसे फिगर आउट करेंगे, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। वेरी गुड आंसर, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। अब आप मुझे जरा समझाएंगे कि ये क्यों हाफ हो जाएगा।
दैट इज वेरी गुड, नाइस, सी अरी गॉट दैट पार्ट। तो देखें, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपने बेसिकली यहाँ पे 1/4 फाइंड आउट करना, राइट, इंटेंसिटी 1/4 रखा है, तो वो किस एम्पलीट्यूड के रिजल्ट में आया होगा। तो सिंपल मैथ्स कर लेते हैं थोड़ी सी, कि भाई अगर आप 1/2 रख के होल स्क्वायर करोगे, देन यू लैंड अप विथ 1/4, राइट। तो हाफ ही होगा ना, तो 2.8 था एम्पलीट्यूड, अब कितना हो जाएगा, 1.4। तो 1.4 सेम वेव बनेगी, बट 1/4 पे बनेगी, मैं बनाऊंगा बाद में। पहले आप जरा मुझे ये सब बता देंगे, आपको ये समझ में आती है बात। मेरी आवाज लैग हो रही है कि तुम्हारे पास से सिग्नल ना आता है? बेटा मुझे जरा प्लीज चैट में बता देंगे मेरी आवाज क्लियर है या नहीं क्लियर। तो जरा ये समझ में आ जाएगी बात फिर, कि मेरी वॉइस क्लियर है भाई, ईशान कह रही है, 2-3 लोग कह रहे हैं, और ये भी कह रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो साथ आप अपनी कोई लोकेशन वोकेशन चेंज कर लो। वैसे भी सारे पाकिस्तानी आजकल वो अभी मैच देख रहे होंगे बैठ के, तो वो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाई वढ़ाई से, तो वो मैच की वजह से जो है वो थोड़ा सा परेशान होंगे। खैर 1/4 क्या होगा, वन, ये वन हो गया। और यहाँ पे जाते हैं, हे यार फिर सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो ये यहाँ तक चला जाएगा ना, 1/4। 2.8 था पहले हमारा, अब 1/4 पे चला जाएगा, 2 और 0.8 ये था ना, यहाँ पे कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेव ऊपर इतनी जाएगी, एग्जैक्टली इसी तरह से बनाएंगे आप, जहाँ से इसकी ओरिजिनल वैल्यूज थी। अब आप आ जाएं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक चला जाएगा, यूँ चला जाएगा 1/4, फिर 1/4 ऐसे, फिर 1/4 ऐसे, फिर पूरा पूरा ट्रेस 1/4 ऊपर, और पूरा ट्रेस 1/4 नीचे। ठीक है, पहले 2.8 ऊपर था, अब 1/4 होगा। मैं आपको ये ऐसे समझा देता हूँ ताकि आप क्लियरली कर लें, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, चलो अच्छी बात है, कुछ तो पढ़ा तुमने। तो बेटा आप लोग सब बच्चे कहते हैं कि आपको ये समझ में आ गया पूरा पार्ट, में कोई बात है जो आपने बात पूछनी है आपके जहन में कुछ है? ये यहाँ से हमने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 2, और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम फिर आते हैं, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेटा मेरा बच्चा, ये हम क्लास में लिख चुके हैं, हमारी स्लाइड्स पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख लेते हैं। हम लिखते हैं, व्हेन टू वेव्स मीट एट अ पॉइंट, देन द रिजल्टेंट displacement is equal to the sum of all individual displacements। ठीक है, अब वो आपसे कहता है इनिशियल पोजीशन ऑफ द माइक्रोफोन इज एडजस्टेड, ठीक है, इज सच दैट द फोर्थ ब्ला 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 ब्ला। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, थ्री पोजीशन विद इट पेस एज एन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। तो पहले आप जरा इसे पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि होना क्या है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, बड़े आराम से वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। जरा हम ऊपर चलते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई उन्होंने किसकी पोजीशन एडजस्ट की है, माइक्रोफोन की एडजस्ट की है, ठीक है। और अभी जो उन्होंने कहा है कि जो हमें एम्पलीट्यूड मिला है वो मिनिमम, यानी कि इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब ये है
कि अगर देखा जाए इनिशियल पोजीशन ऑफ द माइक्रोफोन इज सच दैट इट फेस एज एन एम्पली, इसका मतलब है यहाँ पे नोड है। ठीक है। इट इज नाउ मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1.05 मीटर अवे फ्रॉम द लाउड स्पीकर अलो, यानी कि यहाँ से अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन वो डिस्टेंस उन्होंने दे दिया हमें, वो है 1.05 मीटर अवे। ठीक है। एज द माइक्रोफोन मूव्स इट passes थ्रू थ्री positions where the trace has an amplitude maximum। ये लिखा हुआ था ना, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया, मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं दोबारा से ये बना देता हूँ ताकि आपको सवाल क्लियरली नजर भी आ जाए और समझ में भी आ जाए। सो राइट नाउ देयर वाज अ नोट हियर, अब यहाँ से हट के अब it has went somewhere above, somewhere far below, sorry, farther than the original thing, and now it is 1.5 meters away. And then when it was moved, it passed through three amplitude maximum before ending at a position where the trace has an amplitude minimum। ठीक है। तीन एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का क्या मतलब होगा? तो तीन एंटी नोड से गुजरा होगा, ये एक नोड होगा, ये एक एंटी नोड होगा, फिर नोड होगा, फिर एंटी नोड होगा, फिर नोड होगा, फिर एंटी नोड होगा, और लास्ट में उन्होंने क्या कहा है, कहाँ पे पहुंचा है वो? मिनिमम पे। तो अब अगर यहाँ से शुरू करें और दूर तक चले जाएं, ठीक है, दूर तक चले जाएं, तो अब हमें ये फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ कितनी है। तो बेसिकली इसेंशियली देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है ये इस पूरे पार्ट का है, यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना ये 1.05 है। तो अब इसको आप ले लो डी, या आप इसको ले लो एल, और अब आप इसमें वेवलेंथ मुझे फाइंड कर दो। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी वेव्स होंगी इस बीच में, तो आप क्या कहोगे? तो ये एक लूप बनेगा, ये दूसरा लूप बनेगा, और ये तीसरा लूप बनेगा। राइट? ऐसा ही है। लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ से डिस्टेंस शुरू नहीं करना, शुरू यहाँ से करना है, इधर से करना है, यहाँ से इससे गया है पीछे। ठीक है। तो अब ये हो गई बेसिकली एक वे, नहीं, यहाँ तक एक वेव हो गई, और ये हो गए हाफ। तो λ/2 पाई लिख रहा हूँ मैं। चलो पहले आप करो फिर मैं करूँ, आई वेट। ये कौन से बच्चे जो क्लास के बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं भाई? बन गया, हो गया पूरा? सो दिस वुड नाउ बी, अरे यार आंसर हाफ का कैसे बता था? 0.7? हाफ का कैसे पता चला? ये क्या बात है, आपका कैसे पता चला? देखिए मेरा बच्चा, ये तो सवाल में लिखा हुआ है ना सब कुछ, ये तो सवाल में लिखा हुआ है ना। यहाँ से शुरू कर लें आप। ये लिखा हुआ है ना, पोजीशन पहले यहाँ पे नोट था, फिर एंटी नोट, फिर एंटी नोट, फिर एंटी नोट, यहाँ तक तो समझ में आती है ना बात? राइट? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं इस जगह पे कितनी वेवलेंथ है, मैं अभी डी हटा ही देता हूँ, तो आप क्या बताओगे मुझे? दैट इज λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, ये कितने लैम्डाज होंगे? 3/2 लैम्डा, राइट? तो वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी जो लेंथ ओरिजिनली गिवन है वो गिवन है 1.05। लैम्डा वुड नाउ बी 2 times 1.05 divided by 3। तो 2 times 1.05 divided by 3 is going to be 0.7 meters। सिंपल था ये। ये बताइए बेटा, ये बात समझ में आ गई? मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है सर। हाँ बैठ के मैच देखो बेटा तुम। मैं जो है वो इतने खतरनाक उसमें कर रहा हूँ, बैठा हूँ यहाँ पे, उसका इंटरनेट नहीं चल रहा है, ज्यादा देगा।
देखिए बेटा, पहले इसे पढ़ें, चल आराम से ना इसे पढ़ लें आप, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट को देख के ना जरा यहाँ पढ़ लें इसे। तो उन्होंने कहा इनिशियल पोजीशन ऑफ द माइक्रोफोन इज सच दैट द ट्रेस ऑन द सीआरओ, यहाँ पे मिनिमम है तो नोट बना लिया हमने। इट इज नाउ मूव द डिस्टेंस ऑफ 1.05 मीटर्स अवे। अब वो पूरा 1.05 मीटर्स अवे चला गया है, ठीक है। मतलब यहाँ से चला गया है पूरा 1.05 मीटर्स। ठीक है, ये चला गया ना। मैंने यहाँ तक बनाया था इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो फिर उसके बीच में उसने कहा कि भाई 3 मैक्सिमम है, तो नोड के बाद हमेशा एंटी नोड आता है। फिर नोड आएगा, फिर एंटी नोड आएगा, फिर नोड आएगा, फिर एंटी नोड आएगा, और लास्ट पे जहाँ माइक्रोफोन जा रहा है वहां पे भी एक नोड है। ये उन्होंने बता दिया वेयर दी ट्रेस हैज एन एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, सही है, यू गॉट दैट पार्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि दिस इज नोड टू नोड, वन लूप, दिस इज अनदर लूप, दिस इज अनदर लूप, राइट? So one loop is half wavelength, another loop is half wavelength, another loop is half wavelength. So total is 3 lambda by 2, which is equals to 1.05. So lambda is 0.7. Do you guys get this part now? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। क्या है भाई? ये कहते हैं टू प्रोग्रेसिव वेव्स, sound two progressive sound waves made to form a stationary wave. The two waves have the same amplitude, frequency, wavelength. State the condition that must be fulfilled by the two waves in order for them to produce a stationary wave. स्टेशनरी वेव बनाने के लिए क्या होना चाहिए? वो दोनों उनका सब कुछ सेम है, ये बता दिया। एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। दो साउंड वेव्स हैं, यूं जा रही हैं, तो एक साथ तो नहीं जा सकते ना। सो दे मस्ट ट्रैवल अपोजिट टू ईच अदर। ट्रैवल अपोजिट टू ईच अदर होना चाहिए वजन, तभी जो आगे है वो साउंड वेव बनाएंगे ना। दे मस्ट रिफ्लेक्ट, यूं जा रही होगी तभी ये कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगी। सही है, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। दे मस्ट ट्रैवल अपोजिट टू ईच अदर। ये बताइए, समझ में आती है बात? मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई बहाना ना मिले। अब आते हैं आगे। अब ये देखो, 2 मार्क्स का सवाल है। वो कहता है स्टेशनरी वेव इज फाउंड ऑन अ स्ट्रिंग दैट इज स्टेट बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, शो दिस स्ट्रिंग व्हेन ईच पॉइंट इज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, distance AB is 0.8, the period is this. Figure 5.1 sketch a solid line to show the position of this string after this. तो पीरियड दे दिया ना उसने, टाइम पीरियड है 0.016। अब वो कह रहा है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे यानी कि एक टाइम पीरियड का मतलब ये होगा, ये इसका 1/4 है ना। चलो एक मिनट चेक करते हैं। 0.016.016 डिवाइडेड बाय 4 इज दिस। देखो इसको अगर तुम 4 से डिवाइड करो ना, तो तुम्हें ये मिल रहा है 0.004। तो अब आपको याद आएगा क्लास में, अल्लाह करे याद आ जाए, मुझे उम्मीद तो नहीं है। इसकी वेव कैसी बनेगी? इसकी वेव कैसी बनती थी याद है? कोई बताएगा? हमने यूं किया था और इस पे एक वेव बनाई थी हमने, ये हमने 0 पे बनाया था। जवाब आया स्ट्रेट लाइन, जबरदस्त। लेकिन एक ही बच्चे का जवाब आया है। तो भाईजान ये बनेगी पी, 0.024। अब ये 0.016 से जाना है 0.024, तो 0.016। तो ये बन रहा है, देखो अगर मैं इसका इससे फाइंड आउट करना चाहूंगा कि ये कितनी वेव है, तो टाइम पीरियड उसने मुझे दिया हुआ है 0.016, ये टाइम उसने दिया हुआ है 0.024। तो ये बेसिकली अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 0.016 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 1.5 से, 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आंसर आ रहा है ना। यानी कि एक दफ़ा हो चुकी है वेव, पूरी बन चुकी है,
यानी कि ये यहाँ से पूरा जाके वापस आ चुकी है। दिस इज वन वेव, राइट। और फिर हाफ, हाफ में क्या हो रहा है, हाफ में हमेशा उल्टा हो जाता है ये, यूं। तो ये यूं बन जाएगी। दिस वुड बी क्यू। ये बताओ, ये समझ में आती है बात? नहीं, एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा, क्योंकि उसने ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी खत्म हो रही है। लेकिन पहले ये बताइए, रिफ्लेक्शन समझ में आता है सबको, मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि आपको ये वेव बनाना सिखाया था मैंने, कि ये वेव है, 1/4 के बाद ये होगा, ये पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है। हाफ के बाद ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 3/4 पे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर पूरे टी पे ऐसे हो जाएगा। तो सिर्फ ये इस लॉजिक पर पूरा सवाल हो रहा है, राइट। सबको समझ में आ गई ये बात? चला, वेट मोर। ओके, देन इट सेज डिटरमिन द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। तो आई थिंक उसने सब कुछ हमें दे दिया है। कोई ऐसा चीज बची तो नहीं है मेरा ख्याल है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? तो डिस्टेंस दिया हुआ है और पीरियड दी हुई है। यानी कि इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं ना। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने दिया है वो दिया है 0.8। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो वेव्स हैं, लैम्डा और लैम्डा। सो 2 लैम्डा इज 0.8, सो लैम्डा वुड बी 0.4। तो फ्रीक्वेंसी वुड बी 1/0.016। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। निकालो आंसर तो जल्दी से। 25, नाइस विशाल, जबरदस्त। ये बताओ बेटा, ये समझ में आती है बात सबको? ओके, चलते हैं थोड़ा सा और। ये कहता है, अच्छा, ये तो अब आप कर लोगे ना, ये मैंने अभी कराया था आपको। ये मैं कराऊँ? इंटेंसिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा से फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक हम ये कर चुके हैं इस तरह के सवाल। तो वो चीज़ें हम नहीं करते तो हम कर चुके हैं। पोलराइजेशन का भी कर चुके हैं, एंगल ऑफ रोटेशन भी निकाल लेंगे आप, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे, ये हमने किया है। जैसे टाइम पीरियड वाला ये कर चुके हैं हम। लेकिन ये एक वो है, कोई चीज़ नहीं, आप देख के बता दें अगर आप चाहते हैं तो मैं ये करा देना। A progressive longitudinal waves travel through a medium from left to right. Well, we can see that. क्या करें फिर? ठीक है, ओके। On figure 4.1, draw circles around two particles which are exactly one wavelength apart. एक वेवलेंथ जो है वो, उनकी अगर हम अलग कर दें, तो आप हमें ये बता दें बस कि भाई एक वेवलेंथ जो है ना वो, अगर हम एक वेवलेंथ शुरू करें, तो उससे अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, वैसे हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हाँ तो जाना पड़ेगा, एक वेवलेंथ हो जाएगी। मनी, इसमें क्या मसला है? तो क्या करना था? सर्कल। तो ये हो जाएगी सर्कल्स, ठीक है, सही है। On figure 4.1, sketch a line on the graph to represent the displacements of the particles for the longitudinal wave at this much time। यानी कि
लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और फिर हमें बताना है T0 + T/4 पर। सही है, कोई मसला नहीं है। तो हमें एक स्केच करना है लाइन को। तो T/4 इसमें ऐड करने, 3 मार्क्स का ये सवाल है, तो ये भी आपने किया था वैसे। तो अब आप जरा मुझे ये बताइए कि आप क्या करेंगे, फिर मैं बनाता हूँ थोड़ी देर, तो मैं जरा 1/4, T0 + 1/4 T, वो कैसे होगा? ये इम्पोर्टेंट है। ये स्टेशनरी वेव नहीं है, ये बस ध्यान में रखना। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आपको वेव स्केच करनी है इस पर। तो एनी एनी आइडियाज, एनी सजेशंस, कैसे बनाए, स्केच करें? तो बड़ा सिंपल है मेरा बच्चा, यहाँ तक की है ना। कॉस का ग्राफ होगा और नेगेटिव से स्टार्ट होगा भाई सब कहते हैं। अच्छा, जबरदस्त, अरीब, बहुत जवाब नाइन। ठीक है, ये टी है ना, तो ये होगा T/2, राइट? ये होगा T/4। ठीक है, सही है। और T/4 अहेड है, यानी कि आपको बताना है इसमें ऐड, आगे टाइम जा रहा है, इसे कहते हैं लैगिंग वेव। ये वाली हो जाएगी, मतलब टाइम आगे चला जाएगा। तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा इस वेव को। तो शुरू कर लें भाई, यहाँ से शुरू कर लें, इधर से शुरू कर लें, यूँ करके यहाँ से शुरू कर लें। यहाँ आ जाए यूँ, जीरो पे। फिर यहाँ आ जाए, ये जीरो है, वो मैक्सिमम हो जाएगा यूँ। अच्छा, ये ख्याल रखना होगा कि ये ऊपर ना जाए उससे, ओरिजिनल के। ओरिजिनल के ही रहेगा दोनों तरफ, अंदर ये भी ओरिजिनल के रहेगा। और जहाँ जहाँ पे ये मैक्सिमम है, वहां वहां पे इसको जीरो करते हैं। ये गुड, नाइन। और यहाँ पे ये जीरो है, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये यहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पे जीरो है, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम में ये ख्याल रखना है, इसके नंबर है। सही है, ये यूँ चला जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ये बताइए, ये बात समझ में आती है? ये वे बनाई है मैंने। अब आते हैं, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल जी। वेयर इज दी दैट जी एट T + T/4? तो भाई अब ये पहले यहाँ पे था ना, आप देखो, इसको समझना बड़ा आसान है। पहले ये यहाँ पे था, इधर था। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है, इसके बाद इस भाई साहब ने कहाँ जाना है? मैं, यहीं आना है ना, ये यूं जाएगा ना, राइट, इस वेव के ऊपर। तो अब इस वेव के ऊपर से अगर ये न्यू पाथ यहाँ पे है, तो इसने यहाँ जाना है, हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे होते हैं। तो अब जेड को कहाँ जाना चाहिए? दैट वुड बी अ क्वेश्चन। तो पहले आप देखें जेड कहाँ जा रहा है। मीन पोजीशन थी, ये है एक्स कंप्रेशन, ये पूरा है रियर एक्शन। और यहाँ पे आगे ये कंप्रेशन था, और इसके आगे ये था, राइट? तो ये ऐसे ही था ना। तो पहले आप ये देख लें आराम से कि ओरिजिनली ये कहाँ जा रहा था, ये वापस ओरिजिनल पे जाएगा। तो इसको जाना है बेसिकली कहाँ पे? लेफ्ट पे, ओरिजिनली। इसको लेफ्ट पे जाने, क्योंकि ये कंप्रेशन की तरफ जा रहा होगा। तो जब इसका बिहेवियर बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा हो गया, तब उसको जाना चाहिए टुवर्ड्स राइट। तो स्ट्रेट दी डायरेक्शन,
सीधा इंसान हो जाएगा। ये बताइए, ये बात समझ में आती है आपको? हम्म, हम्म। बेटा, जो लोग क्लास में बातें नहीं कर रहे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा या क्या सीन है? सबका कोई मसला नहीं। देखें, इस वक्त पहले आप ये एनालाइज कीजिए कि इस वक्त जेड भाई कहाँ जा रहे हैं। ये अंडरस्टैंड। इस वक्त जेड भाई कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने सिर्फ ये कहा कि भाई इस वक्त जेड भाई यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको अपने ओरिजिनल पे वापस आना है। लेकिन जब हमने वेव बनाई थी वो यूं थी, इनका यूं थी वो। तो जेड भाई यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे ना, तो दिस शुड बी राइट। बेटा माइक खोल लो सादिया। ईशल, आप भी अपना माइक खोल लो ताकि मैं आपका सवाल समझ सकूं। सर ये इनिशियली लेफ्ट पे क्यों जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि दे ऑल शुड ट्रेवल टूवर्ड्स कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? जिसकी तरफ सब जा रहे हैं। रेयर फैक्शन, ये वाले सारे राइट जा रहे हैं, ये वाले इनकी इनवर्ड्स हैं, ये सारे स्प्रेड हो रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। सही है, राइट, समझ आ गई बात? ये है ना इनकी मीन पोजीशन, ये इनकी मीन पोजीशन, ये इनकी मीन पोजीशन। वेव्स इतना बड़ा आसान सा लेसन है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं। अब वो आपसे कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव दिस डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 0.19। वो ये कर लोगे अब आप, मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंसी पता है, डिस्टेंस पता है, इस डिस्टेंस से ये एक्स और वाई के बीच में आपको डिस्टेंस पता है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि ये कितनी वेव होगी, राइट? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ वेव है, नजर आ रहा है ना, एक्स टू वाई हाफ वेव है। तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स टू वाई पे ये लैम्डा बाई टू होगा। तो ये आपको उसने बोला 0.19 फ्रीक्वेंसी उसने आपको दे दी है, वेव स्पीड आपसे वो पूछ रहा है। कर लोगे ना? हम टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ ये समझा के आगे निकलते हैं। ठीक है। और उसके बाद इंटेंसिटी वाला भी पार्ट हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, मतलब स्टेशनरी वेव भी हो गया हमारा। इसकी बातें क्या कर रहा है? ये है, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये किसका लग रहा है भाई? अच्छा हाँ, ये डॉपलर इफेक्ट है, नाइस। तो पहले सवाल पढ़ लो। डॉपलर इफेक्ट का वैसे इससे थोड़ा कोई मुश्किल सवाल कर लेते हैं, लेकिन चलो ये आ गया, ये भी कर लेते हैं। पढ़ लो जल्दी से, सवाल को पढ़ लो पहले। डन। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डॉपलर इफेक्ट के दो हमने केसेस किए थे, उसमें हमने कहा था जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है और जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है इस तरह से रिलेटेड होती है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एस ई ओवर वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है। इसमें एफ नॉट होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जबरदस्त, नाइस। और ये होती है सोर्स यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी।
ये होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या स्पीड ऑफ साउंड वेव, ये होती है सोर्स की। माइनस उस वक्त हम यूज करते हैं जब वो टूवर्ड जा रहा होता है, प्लस उस वक्त हम यूज करते हैं जब वो अवे जा रहा होता है। ये सारी बात हो चुकी है, ठीक है, अब आंसर कर लेते हैं। वो कहता है डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली दी वेरिएशन, क्वालिटेटिवली यानी कि उसको कोई आंसर नहीं चाहिए। 0 से 2 सेकंड, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है भाई। कार जो है वो इमिट कर रही है, और स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। चाइल्ड सिट्स ऑन द ग्राउंड नेक्स्ट टू अ रिमोट कंट्रोल कार, कार बिगिंस टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली अवे फ्रॉम द चाइल्ड। ठीक है, वो ये कहता है डायरेक्टली अवे फ्रॉम द चाइल्ड जा रही है, यानी कि यहाँ से वो जा रही है अवे, दूर जा रही है उस चाइल्ड से। वैसे ही है ना, ये लिखा हुआ है ना भाई। तो अब आपसे वो कहता है बता दो, क्या बताओ, वेरिएशन इन इन दी फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो अवे जा रहा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या होना चाहिए भाई, अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज होना चाहिए। क्यों डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि आप अवे के लिए क्या यूज करते हो, प्लस। तो इस इक्वेशन में जब डिनोमिनेटर एक बड़ी वैल्यू होगी तो ये वाला आंसर छोटा ही आएगा ना। और 4 to 6 सेकेंड्स में वो जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो स्लो हो रहा है जाते जाते। तो अब जाते जाते अगर वो डीसेलरेट कर रहा है, या वो क्या कहते हैं स्लो डाउन हो रहा है, तो अब इंक्रीज होनी चाहिए साउंड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सोर्स की वेलोसिटी अब जो है वो इंक्रीज हो रही है। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं नेगेटिव डीसेलरेशन में वो जा रहा है। तो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो बढ़ रहा है, तो अब इंक्रीज होना चाहिए, राइट। समझ में आ गई बात। अच्छा, अभी भी तो डिक्रीज होगी, ये कहना चाहता हूँ, देखिए, ये उस वक्त, ये सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहा है। ये समझे इस चीज को कि यहाँ पे तो कोई डॉपलर इफेक्ट था ही नहीं ना, यहाँ तक कांस्टेंट हो गया था, क्योंकि एफ नॉट और एफ एस थे। ठीक है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये सोच रहे हैं कि ये रेस्ट में चला गया, ये रेस्ट में नहीं गया। यानी कि यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स बन रहे थे ना, वो सेम डिटेक्ट कर रहा था वो, क्योंकि कांस्टेंट इस वेलोसिटी से जा रहा था, तो कोई एक्सेलरेशन तो थी नहीं। लेकिन यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन होना शुरू हो गई है। तो अब उसको फील होगा कि थोड़े से वेव फ्रंट्स कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये बेसिकली अब टूवर्ड्स का केस बन जाएगा। तो टूवर्ड्स के लिए नेगेटिव होगा, नेगेटिव के लिए आंसर इंक्रीज आएगा, कंपेयर टू ये वाली फ्रीक्वेंसी। जी जी, अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी भी आगे ही जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को समझे, वेव तो वो इमिट कर रहा है ना। जैसे ये था चाइल्ड, ये टॉय कार है, तो इसको अब जब वो रेस्ट में आई थी ना, तो देयर वाज नो डॉपलर्स इफेक्ट, यहाँ पे आके डॉपलर्स इफेक्ट खत्म, राइट। अब वो इसमें स्लो स्पीड से आगे जाना शुरू हुआ है। स्लो स्पीड से आगे जाएगा ना, तो इनिशियली ये क्या होने लगेगा, इनिशियली यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट होगी। जब ये एक्सेलरेट करेगा, फिर ये थोड़ा जो है ना वो हो जाएगा। अगर इससे बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, अगर इससे भी बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर ये आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कोई और फिर काम नहीं हो सकता। ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है, अरीब को बोला हमने क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। अब आपसे कहता है डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द साउंड हर्ड बाय द चाइल्ड दैट वाज इमिटेड एट 3 सेकेंड्स। ठीक है ना, 3 सेकेंड्स में अब आप बताएं कि उसने कौन सी फ्रीक्वेंसी डिटरमिन की है। तो ये अब आपको बताना है पार्ट बी में। तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं भाई, तो आप यूज कर लें एफ नॉट इज इक्वल्स टू एफ एस वी अपॉन वी प्लस वी एस। तो एफ एस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है सवाल में, कहीं तो गिवन थी यार, 925, 925। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 338 अपॉन 338 प्लस उस वक्त स्पीड कितनी होगी यहाँ पे। यार ये फिर अजियत है, 15 ये है, तो ये 12 बीच में कहीं होगा। तो मैं अब इसको जो है ना वो तकरीबन 12 ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख लेना जूम इन करके कि ये कहाँ जा रहा है, इससे अब आप आंसर निकाल लो। 916।
जी बेटा इशाल कह सकते हैं। गलत है। तो गलत आंसर क्यों दे रहे हो? यार मैं कैलकुलेटर नहीं उठाना चाह रहा। एक आंसर आया भाई 893.3 और एक आंसर आया 916.86। ये बंदे ने खुद बोला कि ये गलत है। अब इस बच्चे ने अभी तक नहीं बोला कि ये गलत है। ओ 893 के दो वोट्स हो गए, 3 वोट्स हो गए 893 के। चलो भाई सही है, इसका मतलब है डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी में ये है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि नंबर वन का रूल है तो ये सही है। उन्होंने बोल दिया सही है तो ये सही है। वैसे 893 डेमोक्रेसी में जीत गया है। ठीक है, एक हो गया हमारा। डॉपलर इफेक्ट का भी सवाल हो गया। टाइम टेकिंग तो निकाल ही लोगे आराम से। टाइम कैसे निकालेंगे? काइनेमेटिक्स में नहीं जाना चाह रहा मैं आपको समझा देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो इसका जो एरिया होगा वो डिस्टेंस होगा। आपको स्पीड पता है, टाइम निकाल लेना। ये भी डॉपलर इफेक्ट है। ये भी डॉपलर इफेक्ट है। ये क्या है? ये इंटेंसिटी कर चुके हैं हम। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस वाला करना है उनको, हाँ ये शायद वो टू प्रोग्रेसिव साउंड वेव्स। चलो ये कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? State use figure 4.1 to state one quantity of waves by NZ that is the same and that is different state when they are phase coherent or not। तो पहले आप इसको पढ़ लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। जिसने रेफरेंस देखना है वो ये देख ले, क्वेश्चन नंबर 11, मई जून 2020। ये कर रहे हैं हम, ये फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस वाला। तो भाईजान जो चीजें सेम है वो क्या है और जो चीजें डिफरेंट है वो क्या है? आ गया आंसर, आ गया। सेम फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सेम बट एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। तो अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी सेम। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। सब बच्चे जो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड इज सेम, ये भी कह सकते हैं। डिफरेंट कह रहे हैं कुछ बच्चे। क्या कह रहे हैं? डिफरेंट जो एम्पलीट्यूड कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, जो इंटेंसिटी कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, जो नहीं कह रहे डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब सही है। इनमें से कोई एक चीज लिख सकते हैं। वेदर वाई एन जी आर कोहेरेंट, कोहेरेंट वो होता है जिनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ये सवाल का जवाब देना है। तो अगर फेज डिफरेंस इनमें नहीं है या सेम है तो भी ये बात जो है वो सही होगी, जो बात प्रूव हो जाएगी ये। तो वाई वेव और जेड में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? तो पहले आप फिगर आउट कीजिए जरा कि फेज डिफरेंस इनमें है कितना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव, मतलब मैंने बेसिकली ये पॉइंट सेलेक्ट किया है। क्यों सेलेक्ट किया है? क्योंकि ये वाई वेव वाई है, राइट, ये वेव वाई है और ये वेव जेड है। मैंने वेव वाई का इनिशियल पॉइंट और वेव जेड का इनिशियल पॉइंट देखा है, तो इनमें जाहिर फेज डिफरेंस है। ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है ना, ये फेज डिफरेंस है। और बेसिकली वाई जो है वो लैगिंग है, क्योंकि वेव वाई अभी शुरू नहीं हुए, जबकि जेड जो है वो लीडिंग वेव है क्योंकि ये शुरू हो चुकी है ओरिजिन पे। तो ये अहेड है, ये आगे जा रही है भाई साहब। तो अब इसी को कुछ भी कैलकुलेट नहीं करें, आपको आंखों से नजर आ जाएगा कि ये है या नहीं। देखिए, ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट से। अगर नेक्स्ट पॉइंट में कोई आपको कहीं में जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज नजर आ जाए, ये और ये, तो ये एंड तक उतना ही है जितना पहले था। बाय आई, आंसर इज यस। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस है।
तो इसका मतलब है ये कोहेरेंट वेव्स है। तो कोहेरेंट है। समझ गए। मेजोरिटी बच्चे जो है वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कैलकुलेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कहता है डिटर्मिन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। अब आप जरा कैलकुलेट करें। आई विल वेट फॉर अ मिनट और टू। एक बार फिर और फेज डिफरेंस निकालना बता दें। फेज डिफरेंस यहाँ से निकाला मैंने मेरा बच्चा। ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया था। ठीक है। इन दोनों में इतना गैप है। और इन दोनों का जो एंड पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट नजर आ रहा है। और इसका जो है ना, मुझे ये वाला एंड पॉइंट नजर आ रहा है। ये थोड़ा सा और आगे जा सकता तो ये मैंने कहा सेम है। तो इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है ज्यादा। ये मैंने कहा। समझ आई बात। अब कैलकुलेट भी तो करो ना पार्ट सी में। कैसे कैलकुलेट करोगे फेज डिफरेंस? ये भी तो बताओ ना, कितना फेज डिफरेंस है, कैसे करेंगे फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस मोमिना वाई 120। जबरदस्त आंसर आ गया। अभी एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया। तो फेज डिफरेंस 120 क्यों है 120? सवाल। अरे अरे, क्यों है भाई फेज डिफरेंस 120? कहाँ से आया? कैसे कैलकुलेट किया आपने? अगर आपने कैलकुलेट किया आप उसकी पिक्चर शेयर कर दो, ताकि ये बाकियों की आसानी हो जाए। और मैं तो खुद देखूंगा कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। टू बाई थ्री वेव आगे है। 360 इज इक्वल्स टू 0.3। तो 0.1 इज इक्वल्स टू एक्स। भाई जबरदस्त है भाई। मोमिना क्या कहती है? मोमिना कहती है कि सर 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 0.3। अब पहले तो ये समझ में आना कि ये 0.3 कैसे है। तो भाई 360 डिग्रीज यहाँ से उठाया इन्होंने, कि ये जो है ना, एक कंप्लीट वेव है, इसका जो टाइम है वो 3 मिली सेकेंड है। ठीक है। दूसरी जो वेव है ना, यहाँ से जो शुरू हुई है वो ये शुरू हुई है, यहाँ से जा रही है पूरी यहाँ तक। तो जो इसका टाइम है वो है 3। ध्यान से देखें, 3 मिली सेकेंड है ना, राइट? सही है, समझ में आ गया बात। अब आते हैं कि इन्होंने ये 0.3 कैसे उठाया। ये कैसे किया भाई आपने? और अरीब का तो बहुत ही पप्पू सा जवाब दिया। अरीब ने क्लास कर दिया। मतलब उसने बोला सर ये बेसिकली जो है ना इतना अहेड है। वेव वाई, वेव वाई या वेव जेड? वेव एक्स तो कोई वेव ही नहीं है। मोमिना यू हैव टू टेल अस। अच्छा, ये कहाँ से आया? मतलब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सोच रहे हैं।
वेव बाय इज 0.1 मिली सेकेंड बिहाइंड वेव सेट। ये कहती हैं ऐसे कि सर बेसिकली सीन इज जो वेव बाय है दैट इज 0.1 मिली सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड बिहाइंड। मैंने तुम्हें कब बोला कि तुमने ऐसे नहीं बोला? तुमने खुद ही बोला, मैंने तुक्का मारा है। तो मुझे पहले ये तो पता है बाकी कहाँ है, बाकी क्या कर रहे हैं? तो बेटा ये सबको समझ में आ गई बात, या कोई जवाब नहीं देगा मुझे? मुझे आंसर चाहिए इसके। मार्किंग इसकी वाले आंसर नहीं चाहिए आपके। दो तरीके इन्होंने दिए, बिल्कुल सही दिए दो बच्चों ने। बाकी लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं? मैं असल में ये करता, मैं करता 360 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 0.6, और फिर मैं निकालता। मैं गलत काम करता बहरहाल। तो इन लोगों की उसके ऊपर अगर हम आ जाएं, तो इन्होंने किया ये है कि बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया मुझे अभी तक। सादिया, ईशल। नो आंसर्स। सर वेट। अच्छा भाई, आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। टू वेव सुपरपोज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालनी है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सिंपल ऐड कर दें आप। तो 2.3, तो 1.73 इज इक्वल्स 2.7 माइनस 0.75, then divide the time period which is 3, then multiply with 3।
ये सब लोग, दैट इज नाइस, दैट इज ऑल्सो नाइस, जबरदस्त। आई थिंक सबने कर लिया ना, फिर सही है, बेटर। अच्छा जी, ये तो लग ही नहीं रहा कहीं से, ये तो पता नहीं क्या लग रहा है, पैरामेट्रिक्स लग रहा है कुछ। फ्रीक्वेंसी ऑसिलोस्कोप, ये हम कर चुके हैं, स्टेशनरी की बातें कर चुके हैं। ये डॉप्लर इफेक्ट आ गया वापस, घूम फिर के वापस। और क्या, डायफ्रैक्शन रहती है, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस भी कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ये भी कर लिया आपने। डायफ्रैक्शन का सवाल आता है ना एक, वो कर लें, फेज डिफरेंसेस तो आ ही गए। डबल स्लिट और डायफ्रैक्शन का एक एक सवाल करना है, ये आ गया। और कुछ मांग लो अल्लाह ताला से इस मोमेंट में। भाईजान ये वाला सेक्शन है, इसमें आपको वेवलेंथ दी हुई है 8.4 एक्सपोनेंट माइनस एक्स। अब आपसे वो ये कह रहा है कि ये सीन है, और अब आपको निकालना है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट। वो तो हम कर चुके हैं, कैलकुलेट दी सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स ए। यहाँ पे आपको ए निकालने का है, सही है, ये है सवाल, यू हैव टू फाइंड आउट ए। तो वेवलेंथ आपके पास है, ठीक है। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन डी। तो ये आपके पास डी है, ठीक है। अब आपको एक्स चाहिए। अब एक्स जो था ना वो यहाँ होता है, और वो होता था, शायद आपको याद हो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बीच का गैप, ठीक है। ये याद रखना आपने। तो अब आप पहले पढ़ लो उसको आराम से, फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे। डन। अब आते हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताई है इन्फॉर्मेशन हमें, इसको हटाते हैं। इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बताई है लाइट लेजर, ये वेवलेंथ दे दी है, इंसिडेंट नॉर्मली सेपरेशन ऑफ स्लिट जैसे, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन डार्क फ्रिंजेस स्मॉल, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया। द डिस्टेंस अक्रॉस 8 ब्राइट फ्रिंजेस इज 22, ये बोला है ना उन्होंने, 8 ब्राइट फ्रिंजेस इज 22, ये उन्होंने दिया है। तो क्या मैं सिंपली एक्स निकाल लूँ ऐसे, कि एक्स दो के बीच में था ना, तो भाई अगर 8 ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उसका डिस्टेंस है 22 मिलीमीटर्स, तो वन ब्राइट फ्रिंज would be 22 divided by 8, which would be x, राइट। तो x पता चल गया आपको, लैम्डा पता है आपको, d पता है आपको, a निकाल लेंगे आप। फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन डी। तो आपको x, वो a निकालना है, लैम्डा, d और x। जल्दी से a का आंसर दीजिए मुझे। समझ आ गई बात, आंसर आया, अभी तक नहीं आया, गुम हो गए, लॉस्ट है। 6.31 एक्सपोनेंट -4 बताते हैं भाई। मिलीमीटर्स वगैरह कन्वर्ट कर लिए थे तुमने।
मीटर है ये। जबरदस्त, 2 वोट हो गए। दैट इज करेक्ट। ठीक है, 6.3 के 2 वोट्स होगा। बिल्कुल सही है। ये हमने कर लिया। उसके बाद वो कहता है, ये तो फेज डिफरेंस 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 कर चुके हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये भी यंग डबल स्लिट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। ये भी यंग डबल स्लिट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगा ये। मैक्सिमम इन्होंने सही है, इसको करते हैं। चलो इसको कर लो। अब आप सबसे पहले ये एतराज उठाएंगे कि सर पावर का तो अपने को फॉर्मूला ही नहीं पड़ा। भाईजान पावर के लिए फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक की जरूरत है। वैसे आपको याद होगा, पावर आपने पढ़ा था इंटेंसिटी टाइम्स एरिया। तो आंसर आया आपके पास। तो इंटेंसिटी ये रही, एरिया ये रहा, रेडियस इसका क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर है, तो एरिया आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर से। एरिया और आई को मल्टीप्लाई करोगे, पावर आ जाएगा। जल्दी से आंसर देना चाहिए। मोमिना कहती है 12.35। चेक करो, एक एक और आंसर चाहिए। एक और बच्चे का चाहिए मुझे। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 5.5 डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। साजिया भी कहते हैं यस, इसका मतलब है सही है। 2 वोट हो गए। Then it says value of R is 1.5 millimeters. Calculate the intensity of light on area. तो R का है भाई। R क्या है? अच्छा वो रहा R। वैल्यू ऑफ R उन्होंने दिया 1.5 मिलीमीटर। अब आप निकालें इंटेंसिटी। तो भाई उसी इक्वेशन में फिर से अब आप, पावर तो कांस्टेंट ही रहेगी, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं होगा। तो पावर अभी आपने निकाली थी 12.35 वॉट। आर आपको उसने बता दिया 1.5। आपको एरिया निकालना है। आई थिंक इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। इट्स द सेम थिंग। आप कर लोगे इसको। देन आ जाते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह में। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जाना था ना, ये पढ़ो। द बीम ऑफ फ्रॉम लेजर नाउ पासेस थ्रू अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ 2400 लाइंस पर मिलीमीटर। ठीक है। तो 2400 लाइंस पर मिलीमीटर है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होगा, ये क्या था हमने किया था। डिटेक्टर सेंसिटिव टू द वेव इमिटर इज मूव थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द मैक्सिमम प्रोड्यूस बाय द वेव पासिंग थ्रू द ग्रेटिंग। ठीक है। तो ग्रेटिंग लेंथ नहीं है ये, ग्रेटिंग लेंथ इसका उल्टा होगी। ये 2400 लाइन्स है पर मिलीमीटर। ठीक है। तो अगर मुझे बेसिकली डी निकालना है, तो वो होगा 1/2400। याद आ गया। और फिर मैंने आपको कहा था, आप याद कर लीजिए। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो इस पे आपको डी मिल जाएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम, ये कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम। डी आ गया। ठीक है। और क्या कर रहे थे, उसको कैसे करते थे हम, नंबर ऑफ मैक्सिमम कैसे निकालते थे। चले यार वेट, क्लास में कराया था ये तो मैंने आपको। ऑर्डर वाले फार्मूला से निकाल के दो, आंसर दे दो मुझे। पर वेट।
लैम्डा क्या है? निकाला हमने ऊपर। नजर आ गया लैम्डा बेटा अरीब? बेटा बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे? बेटा आई नीड responses. Shall I wait? Are you guys unable to do this? Shall I solve it? N is less than 5.1. तो वो करना होगा ना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? अच्छा ओके, सो दैट वुड बी 5 + 5 + 1। तो टोटल 11 होंगे ना वो में ना। नंबर ऑफ मैक्सिमम बोला उसने। 5 ऊपर होते थे, 5 नीचे होते थे। डन हो गई बात समझ में आ गया आपको? अरीब कर रहे हैं बाकी। ईशाल ने किया है, ईशाल आपने किया है? 11 आ रहा है, नाइस गुड। डन। तो हमने ऑलमोस्ट हर तरह का एक एक क्वेश्चन कर लिया। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कर लिया, स्टेशनरी वेव का कर लिया, पार्ट डिफरेंस का कर लिया, फेज डिफरेंस का कर लिया, और डबल स्लिट का कर लिया, डॉपलर इफेक्ट का भी कर लिया, सबका कर लिया। तो अब आप ट्राई करते ना बाकी। यहाँ का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बता क्या देता हूँ मैंने। उन्होंने 5 बोला है तो मैंने उनके हिसाब से 5 × 2 + 1 किया है 11। तो दो लोगों का ये आंसर आ रहा है, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, आप आज के दिन जितने क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा, क्योंकि आई वुड बी रिलेटिवली फ्री। कल आई वुड बी वेरी बिजी। परसों आपका टेस्ट है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी आपने जो भी पूछना हो पूछ लीजिएगा। अब मैंने P1 अभी नहीं किया है, P1 में हमें बहुत टाइम है, तो P1 बेस का बड़ा आसान भी होता है, कोई मसला नहीं होता उसमें। लेकिन P2 में थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, मैंने कोशिश की कि मैं वो एड्रेस करूँ। ठीक है, होप दैट हेल्प्स। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।